नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हिंदी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण समकालीन कवि का जन्मदिन है। आज राजेश जोशी जी का जन्मदिन है। मेरे समकालीन प्रिय कवियों में वो एक अन्यतम स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं विशेष रूप से मुझे बहुत आकर्षित करती हैं और उनकी कविताओं में जो एक सहजता होती है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग वो अपनी कविताओं में करते हैं, वो बिल्कुल हृदय के भीतर आराम से जो है प्रवेश कर जाती है। उन कविताओं में हम अपने जीवन को देखते हैं। बहुत सारे ऐसी कविताएं हैं उनकी जो बिल्कुल उपेक्षित वर्ग है समाज का, या लोग हैं ऐसे जो इस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं, ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर आमतौर पर कवियों की दृष्टि नहीं जाती। उनके ऊपर उन्होंने रचनाएं की हैं और बहुत प्रभावशाली रचनाएं की हैं। एक गूंगा बच्चा जो बोल नहीं पाता है, उसकी पीड़ा को, उसकी बेबसी को, उसकी माता की बेबसी को उन्होंने चित्रित किया है एक माँ की बेबसी में। राजेश जोशी जनता के सरोकारों से सीधे जुड़ने वाले कवि हैं। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से, जो नैतिक जिम्मेदारी है उनकी एक कवि, एक लेखक की, उससे मुंह कभी नहीं मोड़ा उन्होंने। और गाहे बगाहे जब ज़रूरत पड़ी वे लेखन के अलावा भी सक्रिय रूप से दिखाई पड़े हैं। इधर कुछ महीनों पहले, यानी जब एनआरसी और सीएए का विरोध चल रहा था, इसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर मैं उनको अपनी अशेष शुभकामनाएं देता हूं कि वे इसी तरह से लिखते रहें और उनकी और कविताएं आए हमारे सामने और वो हमारे लिए अमूल्य निधि के रूप में वो स्थापित हों। आज मैं आपके सामने उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मारक कविता है, उसका पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ज़िद। इस कविता का मजमू मैं थोड़ा सा कह दूँ। आमतौर पर जो लोग दुनिया की बहुत फिक्र करते हैं, दुनिया में हो रहे अन्याय, अत्याचार, गलत चीज़ों के प्रति जो लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ समाज में बहुत ही हल्की होती है, बहुत धीमी होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और समाज की उपेक्षा उनको झेलनी पड़ती है। लोग हमेशा उनको ताने दिया करते हैं, न केवल बाहर के लोग बल्कि घर परिवार से भी उन्हें उपेक्षा मिलती है, ताने मिलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने नैतिक और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध है और हर तरह के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, आवाज़ बुलंद करता है, अपने तय वो कोशिश करता है एक प्रतिरोध दर्ज करने की, तो उसके साथ समाज किस तरह से व्यवहार करता है, और वो व्यक्ति समाज को यहाँ उत्तर दे रहा है इस कविता में। बहुत ही सुंदर कविता है, आप सुने। तो कविता मैं शुरू कर रहा हूँ। ज़िद। निराशा, मुझे माफ़ करो, आज मैं नहीं निकाल पाऊँगा तुम्हारे लिए समय। आज मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मुझे मालूम है तुम भी वही सब कहोगी जो दूसरे भी अक्सर ही कहते रहते हैं उन लोगों के बारे में कि गिनती के उन थोड़े से लोगों की बिसात ही क्या है, कि समाज में कौन सुनता है उनकी बात, कि उनके कुछ करने से क्या बदल जाएगा इस दुनिया में। हालांकि कई बार उन्हें भी निरर्थक लगती हैं अपनी सारी कोशिशें, फिर भी एक ज़िद है कि लगे ही रहते हैं वे अपने काम में। कहीं घटी हो कोई घटना, दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो कोई अन्याय, कोई अत्याचार, कोई दंगा या कोई दुर्घटना, वे हरकत में आ जाते हैं तत्काल। सूचित करने निकल पड़ते हैं सभी जान पहचान के लोगों को, और अक्सर
मुफ्त में या सस्ते में उपलब्ध किसी साधारण सी जगह पर, किसी दोस्त के घर में या किसी सार्वजनिक उद्यान में आहूत करते हैं वे एक मीटिंग। घंटों पूरी घटना पर गंभीरता से बहस करते हैं, उसके विरुद्ध या पक्ष से पारित करते हैं एक प्रस्ताव। अपनी मीटिंग की वे खुद ही तत्काल खबर बनाते हैं, खुद ही उसे अखबारों में लगाने जाते हैं। प्रतिरोध की इस बहुत छोटी सी कार्यवाही की खबर कभी कभी कुछ अखबार सिंगल कॉलम में छाप देते हैं। अक्सर तो बिना छपी ही रह जाती है उनकी खबरें। कई बार उदासी उन्हें घेर लेती है, उन्हें भी लगता है कि उनकी कोई आवाज़ नहीं इस समाज में। निराशा, मैंने कई बार तुम्हें उनके इर्द गिर्द मंडराते और फिर हाथ मलते हुए लौटते देखा है। मैंने देखा है तुम्हारे झांसे में ज़्यादा देर तक नहीं रहते वे लोग। कभी कभी किसी बड़े मुद्दे पर वे रैलियां निकालते हैं, खुद की ही जेबों को निचोड़कर, खुद ही रात रात जाग कर तैयार करते हैं मशाले, पोस्टर और प्ले कार्ड। अगर रैली में जुट जाते हैं 100 सवा 100 लोग भी तो दुगने उत्साह से भर जाते हैं वे। दुनियादार लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं। असफलताओं का माहौल बनाना ही व्यावहारिकता की सबसे बड़ी अक्लमंदी है। कभी कभी छेड़ने को और कभी कभी गुस्से में पूछते हैं दुनियादार लोग, क्या होगा आपके इस छोटे से विरोध से? पर वे किसी से पलट कर नहीं पूछते कभी कि तुम्हारे चुप रहने ने ही कौन सा बड़ा कमाल कर दिया है इस दुनिया में। पलटकर उन्होंने नहीं कहा कभी किसी से कि दुनियादार लोगों, तुम्हारी चुप्पियों ने ही बढ़ाई है अपराधों और अपराधियों की संख्या हर बार। कि शरीफ ज़ादों, तुम्हारी निस्संगता ने बढ़ाए हैं अन्यायियों के हौसले। कि मक्कार चुप्पियों ने नहीं, छोटी छोटी आवाज़ों ने ही बदली हैं अत्याचारी सल्तनतें। वे दुनियादार लोगों की सीमाएं जानते हैं। उनके सिर पर भी है घर गृहस्थी और बाल बच्चों की जिम्मेदारियां। भरसक कोशिश करते हैं कि दोनों कामों में संतुलन बना रहे, पर ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। घर में भी अक्सर झिड़कियां सुननी पड़ती हैं उन्हें। सब उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि दुनिया भर की फिक्र वे ही क्यों अपने सिर पर लिए घूमते रहते हैं, कि उनके करने से क्या बदल जाएगा इस समाज में। वे जो दुनिया की हर घटना के बारे में बोलते हैं, इस सवाल पर अक्सर चुप रह जाते हैं। इस सवाल पर अक्सर चुप रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये कविता कितनी ज़बरदस्त कविता है। इस कविता का पाठ जब भी करता हूँ तो मेरे वो कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे आयोजन किया करते थे। साहित्यिक आयोजन हुआ, काव्य पाठ हो गया, या इसी तरह से कोई छोटी छोटी प्रतियोगिताएं या आयोजन होते थे और उनमें हम लोग किस तरह से लगते थे। उस आयोजन की खबर हम लोग खुद बनाते थे और अखबारों में लगाने के लिए जाते थे। और अक्सर ऐसा होता था, कई बार खबर आती भी नहीं थी, और आती भी थी तो छोटे से कॉलम में एक। लेकिन हम लोगों ने बंद नहीं किया, और आज भी इस तरह से ये केवल किसी एक जगह की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें हैं। किंतु भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत के हर जगह में हमें इस तरह के लोग मिलते हैं जो अपनी छोटी सी प्रतिरोध की आवाज़ को भी दर्ज करवाना चाहते हैं। और यही छोटी छोटी आवाज़ें कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं कि ये आपस में मिल जाती हैं और बड़ी बड़ी अत्याचारी सल्तनतों को पलट देती हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारा जो ये समय चल रहा है, ये भी कम अत्याचारी समय नहीं है।
जब विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए लोग देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रकारों को, लेखकों को और जो भी हैं, जो भी सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। महज 7 सालों में देशद्रोह के मुकदमे जो दायर हुए हैं उसमें 70%, कम से कम 70% की बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण है कि इन 7 सालों में इतने ज़्यादा देशद्रोही पैदा हो गए हमारे देश में? इसके पहले नहीं थे वे, इतने ज़्यादा कैसे हो गए? या इस कानून के पीछे की मंशा ही कुछ और है? ये सब जानते हैं कि इस तरह के कानून को लगाने का क्या कारण है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहते कि कब क्या हो जाए, कब उनके ऊपर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। बातें तो बहुत सी हैं, किंतु मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।